नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के विषय में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह था कि आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कभी कोई व्यक्ति किराए पर मकान लेता है या कोई भूस्वामी किसी को किराए पर मकान, दुकान या कोई भी कमर्शियल जमीन देता है तो उस पर काफी विवाद होता है। कई बार ऐसा होता है कि किराएदार जो है वो किराया मकान मालिक को नहीं देता है, जिसकी वजह से मकान मालिक जो है काफी परेशान हो जाते हैं और बाद में जो है उनका सामानामा किराएदार के द्वारा जो है उनका फेंक दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति हो जाती है और लड़ाई झगड़े की भी स्थिति हो जाती है, जिस पर कि न्यायालय तक भी जाना होता है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नया आदर्श किराएदारी अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसको ये वर्ष 2021 में इसको बनाया गया था और इसको अब ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि इसमें इस नए कानून में क्या क्या बदलाव किया गया है, साथ ही साथ किराएदार एवं जो भूस्वामी है उसके क्या क्या अधिकार व कर्तव्य हैं और उन दोनों को क्या क्या उसमें करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो यह है कि जो भी किराएदार किसी भी जमीन, किसी भी परिसर को यानी कि मकान, दुकान या कुछ किसी को भी अगर लेना है तो भूस्वामी और उस किराएदार के बीच में एक समझौता करना होगा, यानी एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। तभी कोई व्यक्ति जो भूस्वामी है वह किसी को किराए पर रख सकता है, या किराएदार जो भी है जिसको कि कोई संपत्ति यदि किराए पर लेनी है तो उसको लिखित में एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। और उस एग्रीमेंट में तमाम शर्तें के जैसे कि कितने समय तक के लिए करना है, किसमें कितना किराया है, इन सब बातों का जिक्र जो है उसमें किया जाएगा। और कितने समय तक के लिए आप इसको ये संपत्ति को जो जिसको भी आप लेना चाह रहे हैं तो उसको ले रहे हैं। साथ ही इसमें आपको यही बताना होगा कि आप किसी मकान को ले रहे हैं या किसी कमर्शियल प्लाट को ले रहे हैं, इस संबंध की समस्त जानकारी उस एग्रीमेंट में करनी होगी। इसके पश्चात ही आप उस संपत्ति को किराए पर ले पाएंगे या भूस्वामी उस संपत्ति को किराए पर दे पाएगा। यहाँ एक बात और ये बताने की आवश्यकता है कि सरकार के द्वारा एक किराया ट्रिब्यूनल जो कि बना दिया गया है, जिसके लिए एक प्राधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है, जो कि जिला स्तर के होते हैं, जिसमें कि जिला अधिकारी या अपर जिला अधिकारी या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है, जिस पर आपको जो भी आप करार करते हैं, जो भी संपत्ति यदि आप किराए पर लेते हैं तो उसको एक एक प्रति आपको वहां पर उस किराया प्राधिकारी या किराया ट्रिब्यूनल में जमा कराना होगा। साथ ही साथ में जो किराया ट्रिब्यूनल है वह दोनों ही पक्षकारों को एक एक यूनिक आईडी जारी करेंगे और यूनिक आईडी जारी करने के पश्चात जब भी कभी यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो वह किराया ट्रिब्यूनल ही उस समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए अब बात ये करते हैं कि किराएदार एवं मकान मालिक जो भी है इन दोनों के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जो किराएदार के बारे में हम बात करेंगे, एक किराएदार जो किसी भी भवन, मकान या कोई भी प्लॉट वगैरह जो भी किराए पर लेता है तो उसको वो जिस स्थिति में लेगा उस स्थिति में जब भी वह खाली करेगा तो उसको यथास्थिति वापस वैसे ही रख करके देगा जैसा कि उसने पूर्व में लिया है। साथ ही साथ में इसमें जो किराया उसका दिया गया वह बतौर उसको मकान मालिक को 2 माह पूर्व में सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाएगा। यदि किराएदार किसी भी अपने जो भी किराया पर जो भी भू संपत्ति ले रहा है उसमें यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कराना चाहता है तो वह मकान मालिक से उसमें अतिरिक्त मरम्मत करवाने के लिए कह सकेगा। यदि मकान मालिक उस मरम्मत को ठीक करवा देता है तो ठीक है, तो उसका पैसा जो है वह किराएदार से मकान मालिक वसूल करेगा। यदि किसी कारणवश मकान मालिक उस जो जरूरत की अन्य चीजें हैं उनको पूरा नहीं कराता है तो किराएदार जो है उस चीज को उसमें पूरा करवाएगा और साथ ही साथ में उन जो भी उसमें जितना भी खर्च आएगा उस खर्च का पूर्ण लेने की किसी संपत्ति जो परिसर है उसका किराया कितना होगा, तो यह दोनों ही पक्षकारों की आम सहमति के आधार पर किराया का निर्धारण किया जा सकेगा। साथ ही साथ में जो एक करार किया जाएगा दोनों ही पक्षकारों की आम सहमति के द्वारा, उसमें तमाम शर्तें लिखी होंगी। उन दोनों ही करार की प्रतियों को एक एक प्रति जो है दोनों पक्षकार हस्ताक्षरित किए हुए फोटो लगा हुआ उसको अपने पास में रखेंगे। किराया सिक्योरिटी के रूप के लिए तो यदि कोई मकान जो कि आवासीय है इस पर किराएदार को भूस्वामी के लिए को 2 महीने का किराया पूर्व में जमा करना होगा। और यदि वह कोई कमर्शियल भूमि है या कमर्शियल कोई भी जमीन है जहाँ पर व्यवसाय करना है या कोई दुकान या कोई अन्य प्रॉपर्टीज है तो उसके लिए कम से कम 6 माह
का किराया पूर्व में ही भूस्वामी के पास किराएदार को जमा करना होगा। इसके पश्चात किराएदार जो भी किराया भूस्वामी को देगा तो भूस्वामी उसकी एक रसीद उसको किराएदार को प्रत्येक माह की देगा। यदि वह उसको नहीं देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उससे किराएदार से भूस्वामी से किराएदार वह रसीद प्राप्त कर ले। अब इसके पश्चात यदि कोई किराएदार या उसके बीच में किसी प्रकार कोई विवाद है और भूस्वामी यदि कोई किराया नहीं ले रहा है तो किराएदार को चाहिए कि वह लगातार 2 माह तक उस किराए को किसी बैंक के माध्यम से, किसी डाक के माध्यम से या मनी ऑर्डर के माध्यम से उस किराए को भूस्वामी को दे। यदि किसी प्रकार से वह ग्रहण नहीं करता है उस किराए को तो वह जो किराया ट्रिब्यूनल है उस किराया ट्रिब्यूनल में किराएदार उस किराए को जमा करवा सकता है। अब बात करें यदि किराएदार के कर्तव्य, तो किराएदार जो भी परिसर भूमि परिसर को किराए पर लेता है उसमें यदि किसी प्रकार जब जिस स्थिति में भी लेता है तो जब वह खाली करके जाएगा तो उसको यथास्थिति वैसे ही करके जाएगा जैसे कि उसने पूर्व में लिया था। यदि किसी कारणवश किराएदार उस भूमि परिसर में यदि कोई संशोधन करना चाहता है, उसकी कोई मरम्मत इत्यादि कराना चाहता है तो वह अपनी सुविधा अनुसार उस पर करवा सकता है। और यदि वह नहीं करवा पा सकता है तो वह मकान मालिक को कह के उस परिसर में मरम्मत करवा सकता है और मकान मालिक उस परिसर में कराएगी मरम्मत का जो भी खर्चा है वह किराएदार से किराए के रूप में वसूल कर लेगा। तो वहीं यदि कोई परिसर रहने योग्य नहीं है और वह किराएदार मकान मालिक से कहता है कि इस मकान परिसर या जो भी भूमि परिसर है उसकी मरम्मत करवा दें, और यदि मकान मालिक सक्षम नहीं है उस मरम्मत को करवाने के लिए तो ऐसी स्थिति में किराएदार उस भूमि परिसर में उसकी मरम्मत करवा सकेगा और उस मरम्मत में जो भी खर्चा आएगा वह खर्चा जो किराया वो देगा उसमें से थोड़ा थोड़ा करके वह काट सकता है। तो इस प्रकार से यह दोनों ही किराएदार एवं भूमि परिसर के दोनों के लिए अपने अपने नियम बताए गए कि कैसे दोनों लोगों को जो है वह इस किराएदारी में करें। यदि किराएदार के परिसर की बात, तो किराएदार जिस भी परिसर पर रह रहा है वह जानबूझ किसी भी संपत्ति को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या लापरवाही पूर्वक उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि किसी कारणवश उसमें कोई समस्या आती है, मकान में कोई भी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह तत्काल भूस्वामी को उसकी सूचना देगा। यदि कोई उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तत्काल सूचना देगा, और किसी कारणवश यदि उसमें सूचना से नहीं हो पाता है तो वह स्वयं ही उस संपत्ति की देखरेख कर उसको मरम्मत करवाएगा। अब बात करें यदि मकान मालिक के किराएदार जो मकान मालिक के द्वारा किसी मकान या संपत्ति जो किराए पर दे दिया गया उस परिसर का यदि निरीक्षण करना है तो वो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए मकान मालिक को चाहिए होगा कि वह किराएदार को 24 घंटे पहले उसका नोटिस देगा और नोटिस देने के पश्चात ही उस घर में प्रवेश करेगा। तो अगर नोटिस नहीं देता है तो वह उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही साथ में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व कोई भी मकान मालिक या भूमि जो जिसकी संपत्ति है वह उस किराएदार के घर पे नहीं रहेगा। लेकिन इसके पीछे वो भी है कि यदि कोई व्यक्ति कोई आपातकालीन घटना घट जाती, जैसे कहीं आग लग गई है, बाढ़ आ गई है या कहीं भूकंप आ गया है या कोई प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। नोटिस 2 तरह से दिया जा सकता है, तो लिखित रूप से भी आप दे सकते हैं, साथ ही साथ में यदि आप डिजिटल माध्यम से वो भी नोटिस प्रदान कर सकते हैं। आप बात करें कि मकान मालिक के द्वारा उस परिसर में जाने के पश्चात क्या क्या करना होगा, तो मकान मालिक जिस परिसर में भी जाएगा तो वहाँ का स्थलीय निरीक्षण कर सकेगा। साथ ही साथ में जिस भी संपत्ति को किराए पर देना उसको किराए पर दे सकेगा। उसका पूरी जो संपत्ति है जिसको भी उसने किराए पर दिया उसका निरीक्षण करने के बाद सारी जानकारी कर लेगा। जो भी कमी वगैरह कुछ भी होगी तो उसके विषय में भी किराएदार को बता सकता है। खाली करने को लेकर के तो एक किराएदार उसने जो भी संपत्ति को जो भी परिसर को किराए पर लिया है यदि वह रहने योग्य नहीं होता है या उसकी मरम्मत भूस्वामी के द्वारा बार बार कहे जाने के पश्चात यदि मकान मालिक उस मकान को ठीक नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में वह किराएदार उस मकान को खाली कर सकता है। साथ ही साथ में यदि कोई किराएदार किसी मकान को खाली करता है तो वह मकान मालिक को 1 माह पूर्व में इसकी सूचना दे देगा या उसका नोटिस दे देगा कि वह उस मकान को खाली कर रहा है। इसी के पश्चात यदि कोई मकान रहने लायक नहीं है
और वह उसमें मरम्मत भी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में किराएदार जो है, जब तक कि वह मकान ठीक स्थिति में नहीं हो जाता है, तब तक के लिए वह किराया नहीं देगा। तो ये तो हुई बात। अब बात करें, यदि मकान मालिक के द्वारा किसी किराएदार को मकान को खाली करवाना है, तो वो कैसे करेगा या उसको कब्जा लेना है, तो उसके लिए यह है कि यदि कोई किराएदार लगातार 2 माह तक किराया नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक को अधिकार होगा कि वह किराएदार से उस मकान या परिसर को खाली करवा ले। साथ ही साथ में यदि वह किराया नहीं दे रहा है, तो वो प्रत्येक 2 माह के पश्चात दोगुना आवासीय का, और यदि उसके पश्चात का समय होता है तो वह 4 गुना धनराशि वसूल सकेगा। साथ ही साथ में यदि कोई भूस्वामी जिसकी की मृत्यु हो गई है, और ऐसी स्थिति में उसका जो भी उत्तराधिकारी है, और उस उत्तराधिकारी को यदि उस मकान की या उस परिसर की तत्काल आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में भूस्वामी के जो भी उत्तराधिकारी हैं, वह किराया ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे करके उस मकान को खाली करवा सकते हैं। यानी कि वह किराया प्राधिकरण जो भी है, वह उत्तराधिकारी जो उस भूस्वामी के जो उत्तराधिकारी है, उसके प्रार्थना पत्र को देखते हुए उस किराएदार से उस परिसर को खाली करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से मकान को किराएदार के द्वारा खाली किया जा सकेगा। बात करें यदि संपत्ति प्रबंधक की, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास में कई संपत्तियां होती है, वह किसी अन्य शहर में रह रहे होते हैं, परंतु उनकी संपत्ति जो होती है, उनके में कई संपत्तियां होती है, वह किसी अन्य शहर में रह रहे होते हैं, परंतु उनकी संपत्ति जो होती है, उनके मकान, फ्लैट या जो भी दुकानें वगैरह कमर्शियल होती है, वह अन्य जनपदों में होती है। तो ऐसी स्थिति में वह प्रतिदिन या प्रत्येक माह वहाँ पर जाकर के ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं, तो इसके देख रेख करने के लिए वह संपत्ति प्रबंधक को रखते हैं, जो जिसका काम ये होता है कि वह संपूर्ण जो भी परिसर जो किराए पर दिया होता है उसकी देख रेख करता है। तो ऐसी देख रेख करने वाले जो संपत्ति प्रबंधक होते हैं, उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि उसका किराया वसूल करना, साथ ही साथ में उसका रसीद देना, उसके पश्चात उस जो भी संपत्ति किराए पर उठी हुई है उसका भौतिक निरीक्षण करना, उसमें जो भी मरम्मत की आवश्यकता है उस मरम्मत की आवश्यकता देना। यदि किसी मकान को खाली करवाना या दुकान को खाली करवाना है, तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित किराएदार को नोटिस देना। यदि कोई किराएदार उस परिसर को खाली करना चाहता है, तो उसके संबंध में समस्त किराया वसूल कर या जो भी कुछ बकाया रह गया है उसका पूरी तरह से निर्धारित करने के पश्चात संपूर्ण कार्रवाई करना। तो ये कई प्रकार के ऐसे जो है, जो निरीक्षण वगैरह करने के बाद जो भी मरम्मत की आवश्यकता है उसको मरम्मत को करवाना। तो इस प्रकार संपत्ति प्रबंधक के ये निम्नलिखित कार्य होते हैं कि वह इन सब चीज़ों की देखरेख करता है। तो अब बात करते हैं अंतिम कि इसमें जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक हैं, उनको क्या क्या उस परिसर के अंदर कराने की आवश्यकता होती है। तो बता दें कि जो घरेलू जो फिटिंग वगैरह होती है, उसमें यदि किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस शॉर्ट सर्किट से जो सॉकेट वगैरह, स्विच वगैरह इत्यादि जल जाते हैं, तो उनको ठीक कराने की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। इसी प्रकार के जो वॉश बेसिन होते हैं, नल की टोटियाँ हैं, या घरेलू जो भी अन्य चीज़ें हैं, जो वॉश बेसिन के साथ साथ शौचालय हैं या प्लांट्स वगैरह हैं, गीजर है, अन्य जो भी उपकरण लगे होते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। साथ ही साथ में जो भूस्वामी है, उसका जो बिजली के जो वायरिंग होती है, उस वायरिंग में यदि किसी प्रकार कोई समस्या संपूर्ण वायरिंग में यदि कोई आती है, तो उसकी जिम्मेदारी उस भूमि परिसर की होगी, वह उसको ठीक करवाएगा। इसी प्रकार से घर के जो बाहरी आवरण वगैरह है, जैसे कि प्लास्टर लग कहीं पे होना है, कि खिड़कियों को ठीक करवाना है या गेट वगैरह सही करवाने हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी वह उस मकान मालिक की होगी। अब बात करते हैं कि किसी भी करार में यदि किसी किराएदार और भूमि स्वामी के बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कौन सी जगह है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया। इन दोनों में से जो भी सफिशिएंट होगा उनको कि उनकी न्यायालय में जाकर के जो एक किराया प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं, इनमें एक आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ में यह उसमें देखेंगे यदि किसी प्रकार से कोई भी पक्षकार इन दोनों ही अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह जनपद न्यायालय में जो कि जिला न्यायाधीश होते हैं उनके अंदर में, या तो अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जो कि किराया ट्रिब्यूनल बनता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो उनके पास अपील कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि 11 माह से कम का यदि कोई भी
एग्रीमेंट करता है या कोई भी संपत्ति किराए पर लेता है तो जो पूर्व में बातें बताई गई हैं वह उस पर लागू नहीं होते। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि 1 साल से कम के लिए कोई चीज़ किराए पर ले रहा है या कोई संपत्ति मालिक कोई संपत्ति को किराए पर दे रहा है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों ही व्यक्तियों को किराया ट्रिब्यूनल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह किराया ट्रिब्यूनल उन लोगों के लिए है जो कि अपनी संपत्ति को 2 साल एक साल से ऊपर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या कई वर्षों तक के लिए देना चाहते हैं तो उन दोनों के लिए ही अनिवार्य है कि वह उस किराया ट्रिब्यूनल में जाकर के अपना जो भी करार उन्होंने कराया है उसको वहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत कर दें और उससे उनसे वहाँ से एक रसीद और यूनिक आईडी प्राप्त कर लें। तो ये था कि किराया जो कि नया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किराया लाया गया हुआ है, किराया कानून। तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी कानून की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही